हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। हमने उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। बहुत ही मीनिंग एंड जो नेचर है एजुकेशनल रिसर्च का, शैक्षिक अनुसंधान का, उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं उसी के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने वाली हूँ स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की। अलग अलग स्टेप्स हम देखेंगे कि रिसर्च को किस तरीके से किया जाता है। अब चाहे वो शोध हो या लघु शोध हो, जो भी हमारे एमएड के स्टूडेंट्स हो हैं वो लघु शोध करेंगे यानी कि डिसर्टेशन करेंगे, तो उनको भी इन्हीं स्टेप्स से होकर गुजरना होगा अपने डिसर्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम रिसर्च करते हैं, क्या होती है रिसर्च, इसको मैंने अच्छे से आपको बताया था लास्ट वीडियो में। एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मतलब हम किन स्टेप्स से होकर एजुकेशन को, रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि में क्या क्या चीजें आती हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंट्रोल वे में निरीक्षण करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस तरीके से हमारी जो वैज्ञानिक विधि है उस पर हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जिसके तहत पहला स्टेप हो जाता है ऑब्जर्वेशन का, फिर होता है हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस के बाद में आता है एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा, निरीक्षण। आप पहले समस्या का निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पर समस्या है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को हिंदी में कहा जाता है परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ होता है कि पहले से ही हम जो संभावित परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में एक डिस्कशन करें कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर आप अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, तो स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना एक समस्या है, ठीक है, और समस्या है। अब आप उसके समाधान के लिए जाएंगे, आपका बच्चा छोटा है, नर्सरी में आपको एडमिशन कराना है, तो समस्या हो गई क्या, स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है। तो अब आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे कि आपके एरिया में जो भी स्कूल्स हैं जिसमें आप बच्चे को डाल सकते हैं, वो स्कूल्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं स्कूल्स, ठीक है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होगी कि आपने अगर 10 स्कूल चुने हैं, तो ये स्कूल हमारे बच्चे के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, दूसरा स्कूल जो है वो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, तीसरा, ऐसे 10 स्कूलों के बारे में आप डिस्कशन करेंगे। किस आधार पे करेंगे, स्कूल में बच्चे के लिए सही सुविधाएं हैं या नहीं है, पढ़ाई का स्तर जो है वो सही है या नहीं है, आपके जो जगह है जहाँ आप रहते हैं वहां से वो पास है या दूर है, या फिर किस तरीके से उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यवस्था है वो कैसी है या नहीं है। इनके आधार पर आप परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि जाकर आप स्कूलों का विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद में देखेंगे कि जो भी ब्रोशर्स में, प्रॉस्पेक्टस में लिखा जाता है वो एक्चुअल में भी है या नहीं है, जमीनी हकीकत उसकी क्या है। उसके बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, जाकर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है रिसर्च का। मतलब कभी यही नहीं है कि बहुत बड़ी कोई एक समस्या हो गई तभी आपने उसका समाधान करने के लिए रिसर्च किया। हमारे जीवन की छोटी छोटी सी समस्याओं के लिए भी हम समाधान करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं वही रिसर्च कहलाती है, ठीक है। एक छोटी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो आप रिलेट करेंगे। समस्याओं के समाधान के लिए हम इन्हीं स्टेप्स से होकर गुजरते हैं। जैसे पहला हो जाता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। समस्या क्या है उसका समाधान करना है आपको, लेकिन सबसे पहले बात करी जाएगी कि भाई समस्या है क्या, समस्या कहाँ पर है। उस समस्या को समाधान करने के लिए पहले समस्या का चयन करना जरूरी है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक बच्चा है, उसको बार बार जुकाम हो रहा है, ठीक है, एक बार हुआ, आपने उसको घरेलू इलाज से आपने उसको सही कर दिया, 10 दिन 15 दिन हुए, वापस से फिर जुकाम हो गया। फिर आपने क्या किया कि
आपने जो भी आपके घरेलू इलाज है उससे उसका समाधान कर लिया। देखिए अब बहुत दिन हो गए बच्चे को बार बार जुकाम होते हैं, तो फिर आप सोचेंगे ये कोई गंभीर समस्या ना हो जाए, इस वजह से फिर अब आप डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर को दिखाने के बाद में जो वो बताएगा उसके बाद फिर आप उस पर अमल करेंगे। उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये छोटी जो भी इश्यूज हमारे घरों में होते हैं तो उसका समाधान भी हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, अब फिर होगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अब जैसे यही जो समस्या है बीमारी की, उसमें भी आप हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे कि ऐसा तो नहीं है इसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है, या फिर इसको फ्लू हो गया है, या फिर ऐसा तो नहीं है जो अभी कोविड के सिम्टम्स थे वो हैं। तो आप अपने मन में ही इससे संबंधित जो रिजल्ट्स हो सकते हैं उसका निर्माण करेंगे परिकल्पनाओं के माध्यम से। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आप उन जो परिकल्पनाएं आपने बनाई हैं, जो हाइपोथेसिस आप बनाए हैं, उनका निर्धारण करेंगे। पहले अपने ही मन में निर्धारण करेंगे। कैसे निर्धारण करेंगे? डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब होता है निगमनात्मक तर्क। अब निगमनात्मक तर्क क्या होता है कि भाई हम पहले बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब कि ये सुबह घूमने जाता है, इससे उसे ठंड लग गई, इसके कारण से तो उसको जुकाम नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है रात में ये इसने कुछ खा लिया इस वजह से तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई इन्फेक्शन इसको लग गया है इसकी वजह से तो नहीं हो रहा। मतलब आप बहुत छोटे छोटे स्टेप से होकर अपनी समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सामान्य से जटिल मतलब सामान्य आपके द्वारा जो आपके छोटे छोटे से तर्क होते हैं ना, अपने मस्तिष्क में लगाते हैं, उसके द्वारा आप उसके रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब आपका ये हो गया कि भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी, अब तो ये मतलब प्रॉब्लम जो है वो गंभीर है, समस्या हमको समझ में आ गई, अब हमें इसका समाधान करना होगा। तो हम डिटर्मिनेशन करेंगे किसका? मेथोडोलॉजी का, किस मेथड से हम इस समस्या को समाधान करें। ठीक है, तो समस्या के समझने के बाद में, परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद में बात आती है कि अब हमें मेथड्स चुनने हैं, जिन मेथड्स के द्वारा हम अपनी समस्या को समाधान करेंगे। ठीक है, तो अब समस्या के समझ में आ गई, मेथड हमको चुनना है, तो फिर हम करेंगे न्याय दर्श और पॉपुलेशन का चयन। अब पॉपुलेशन का चयन का मतलब क्या होता है और न्यायदर्श का मतलब क्या होता है? एक होता है पॉपुलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या, और दूसरा होता है सैंपल, जिसको कहते हैं न्यायदर्श। ठीक है, जनसंख्या का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने आपको स्कूल का उदाहरण दिया था कि आपने स्कूल चुनना है बच्चे के लिए, तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के सारे ही स्कूल जो हैं वो हो गई जनसंख्या। ठीक है, सारे स्कूलों के बारे में मान लेते हैं आपके एरिया में 20 स्कूल हैं, तो 20 पूरे के पूरे स्कूल जो होंगे वो आपकी जनसंख्या हो जाएगी। उसके बाद फिर न्यायदर्श हो जाएगा सैंपल, मतलब आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से जुड़े हुए आपको कौन से स्कूल मिल रहे हैं। सपोज करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है कि स्कूल हिंदी मीडियम होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, आपके घर से पास होना चाहिए, आपके घर के नजदीक होना चाहिए, ये वाली व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो वाली व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, स्कूल में बच्चे के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी जनसंख्या में से आपने 20 की जनसंख्या में से चुने आपने 5 स्कूल। ठीक है, अब 5 स्कूल जो हो गए वो आपका सैंपल हो गया। उसके बाद फिर अब आप इस पे काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बहुत ही बड़ी से छोटे की ओर हम पहुंचते हैं। अब यहाँ पर आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मतलब होता है जहां हमने जो सैंपल चुन लिया है, अब उस सैंपल में जाकर आप अपने क्वेश्चंस के आधार पर डेटा को कलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं अब ये आपने 5 स्कूल चुने, अब इस 5 स्कूल में जाकर आप देखेंगे, पहले आप
जाएंगे, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखेंगे, वहाँ की प्रिंसिपल से बात करेंगे, वहाँ के स्कूल के मेंबर से बात करेंगे, आप और दूसरे बच्चों से बात करेंगे, आपके आस पड़ोस में यदि कोई इस स्कूल में जाता है तो वो कैसा स्कूल है, किस तरीके का उसमें एनवायरनमेंट है, एजुकेशन कैसे दी जाती है ना। बाकी जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे उनका आप उनसे पूछ के या फिर अपने मस्तिष्क में जो भी आपके प्रश्न हैं उसका निर्धारण करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल उदाहरण देते हुए बता रही हूँ। अब इसके बाद में डेटा कलेक्शन हो गया। अब डेटा कलेक्शन होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा। अब आपने जो डेटा निकाल लिया है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आपने जो स्कूलों के बारे में पूरी सारी चीजें समझ ली है, सोच ली है, अब वो सारी चीजों को आप एक स्टेप बाय स्टेप एक जगह पर कलेक्ट करेंगे ताकि आप एक सही स्कूल का चयन कर पाए अपने बच्चे के लिए, है ना। ऐसे ही जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी समस्याओं का इस तरह से विस्थापन और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपने जो परिकल्पनाओं का निर्माण किया था उन परिकल्पनाओं को वेरीफाई करते हैं। आपने 10-12 परिकल्पनाएं बनाई थी, उनको वेरीफाई करेंगे आप कि ये जो आपने एनालिसिस किया है डेटा का उसमें से कौन कौन सी परिकल्पनाएं आपकी जो हैं वो फुलफिल होती हैं, आगे कौन कौन सी हाइपोथेसिस जो हैं वो फुलफिल होती हैं। उसके बाद में आ जाती है बारी, सारी चीजें के बाद में आप एक डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, अपनी जो समस्या है उसके निर्धारण पर या फिर उसके जो निष्कर्ष है उस पर पहुंच जाते हैं कि इन 5 स्कूलों में से 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 स्कूल जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, इनमें ही हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान निकाल लिया। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं किसी बड़े मुद्दे पे तो हमें इसको ही रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें एक स्टेप छूट रहा है, वो छूटने का स्टेप कौन सा होता है, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। जब हम डेटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, जब यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन ऑफ डाटा हो जाता है, इसके बाद हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं लिटरेचर का। कौन सी किस चीज का रिव्यू करते हैं कि अगर इस प्रॉब्लम पे पहले किसी ने कोई भी काम किया है, पहले भी किसी ने इस तरीके की प्रॉब्लम पर अपनी रिपोर्ट लिखी है, तो उसकी रिव्यू को हम पढ़ते हैं कि उसने इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से समाधान किया था, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, क्या रिजल्ट उसके निकले थे, इसको भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको लेकर हम किसी भी शोध को, किसी भी रिसर्च के काम को करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आपको सफल रही हूँ समझाने में कि रिसर्च की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं, आपको अपना जो लघु शोध करना है उनमें भी आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और जो रिसर्च कर रहे हैं यानी कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और आप अपनी जीवन से जुड़ी हुई जनरल समस्याओं का समाधान करते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो ये है रिसर्च की प्रोसेस जो एजुकेशनल रिसर्च की है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, समझ में आया है आपको तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। और अगर फिर भी आपको लगता है इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं नहीं बता पाई या छूट गया है मुझसे, तो आप पूछेगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसके बारे में। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए अपना, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।